हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। सेक्शन डी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे YouTube पे इतना परफेक्ट कंटेंट देने वाला कोई भी नहीं है, तो आप लोग हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही अलग अलग तरह के वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12th की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हम बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं। और अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ऐप की लिंक देके रखिए, आप लोग अभी के अभी जाके डाउनलोड करो ऐप को और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे गाला पेपर 3 के सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी जो होता है वो आप लोग को टोटल 21 मार्क्स का देखने को मिलता है और 3 मार्क का ये पूरा सेक्शन है। एंड बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 56 तक देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड 7 3 21, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। और बात करें तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको इसको लेंथ बता दूं ना, तो एक पेज तो होना ही चाहिए इसका जो आंसर होता है वो, मतलब एटलीस्ट 1 पेज, ठीक है। और 3 मार्क के क्वेश्चन में या तो बड़े बड़े 3 पॉइंट लिखो या तो 6 पॉइंट लिखो, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, व्हाट इज मीन बाय बार डायग्राम, स्टेट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है और हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एक बार डायग्राम को बनाते वक्त। तो देखो, कोई भी ऐसा डायग्राम जो शो करता हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन एनी वन बेस, कोई भी एक बेस के ऊपर अलग अलग वैल्यू शो करता हो वेरिएबल्स की, जैसे कि बेस में आ गया टाइम, रीजन, प्लेस, तो उसको अपने बार डायग्राम कहते हैं। और अपने सबको पता है बार डायग्राम किस तरह का दिखता है, इस तरह का होता है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के बार्स जो है वो बनाते हैं। बार डायग्राम भी अलग अलग टाइप्स के होता है, ये जो बता रहा हूँ वो सिंपल बार डायग्राम है, क्लस्टर, डिवाइडेड, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्लियर। अब हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एक बार डायग्राम को बनाते वक्त। देखो यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी है पर आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, जो मीनिंग लिखा है ना, तो एग्जाम में लिख लेना है आगे हैशटैग करके, मीनिंग ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर जो है ना वो लिखे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे वापस हैशटैग डाल देना, ये एक मस्त सिंबल है बताने के लिए, और लिख लेना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर वाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम, ठीक है। ये मैं डैश डैश कर देता हूं, तो इस तरह से फिर इसमें 1 नंबर डाल देना। क्या लिखा है, द विड्थ ऑफ द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा, हेंस ऑल बार शुड बी इक्वल विथ। हाँ देखो, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आपको पता ही है बार डायग्राम किस टाइप का होता है, इसको अपने बार डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के बार डायग्राम बनते हैं। अब देखो, इसकी जो विथ होती है ना, विथ मतलब इसको विथ कहेंगे, ये विथ कुछ भी चीज शो नहीं करती, कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट विथ नहीं करती। यहाँ पे जो बार जो है वो उसकी हर एक की विथ सेम होती है, जैसे इन दोनों के बीच में जो सेम विथ है उतनी ये दोनों के बीच में सेम स्पेस होगी, ये दोनों के बीच में, सबके बीच में सेम स्पेस होती है, मतलब विथ कोई डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करती। दूसरा पॉइंट है द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है, हाइट हम लोग कह सकते हैं, इसकी जो लेंथ है ना वो शो करती है वैल्यू वेरिएबल की, ठीक है, विच दे रिप्रेजेंट, मतलब वो जो भी वैल्यू है वो उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है, विथ कभी भी कोई चीज रिप्रेजेंट नहीं करती। बोलो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल एंड दैट शुड बी मेंटेन बिटवीन द फर्स्ट बार एंड द ओरिजिन। अब देखो, वापस मैं आपको बता देता हूं बना के, तो ये अपने जब बार डायग्राम बनाते हैं, आप कोई भी बार डायग्राम बना दो, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बनाओ, कोई भी बनाओ, तो इन सबके बीच में जो स्पेस है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सबके बीच में, चाहे फिर हमारे ओरिजिन से लेके फर्स्ट जो बार बना है उसके बीच का ही क्यों ना स्पेस हो, सबके बीच का स्पेस जो है वो इक्वल होना चाहिए। एंड ऑल बार रेस्ट ऑन द सेम लाइन, और सारे के सारे बार जो है वो सेम लाइन पे होने चाहिए, जिसको अपने क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। एंड टुडेज टाइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज के डेट में हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके हॉरिजॉन्टल बार भी ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल बार की जगह लोग हॉरिजॉन्टल बार्स भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो वर्टिकल बार कहा जाता है, और एक हॉरिजॉन्टल बार आता है वो इस टाइप का बनता है, मैं आपको बता देता हूं,
इस टाइप के हॉरिजॉन्टल बार जो है वो बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर की मदद से ये भी पॉसिबल है। और लास्ट पॉइंट है नंबर 5, ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ द डेटा सीरीज। और ये भी याद रखना, सारे के सारे जो बार डायग्राम होते हैं ना वो लेफ्ट टू राइट में होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो और ज्यादा बार होंगे तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहां से शुरू करते हैं और यहां पे खत्म करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जो है वो इसका ऑर्डर होता है। बोलो क्लियर हो गया? अगर आप इतना लिख लेते हो तो आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। देन आगे बात करें नंबर 48, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन शॉर्ट। यहाँ पे कैपिटल नहीं है, कैपिटा आएगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम को हमको एक्सप्लेन करना है एज अ इंडिकेटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है ना कंट्री का, वो जब बढ़ता है लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यूअसली, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब पर कैपिटा इनकम सीधा कनेक्टेड है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। और जो एक्सपर्ट्स है ना यूएनओ के, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा इनकम एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। हम इसको प्रीफर कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अगर पर कैपिटा इनकम हाई है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना डेवलपमेंट का, वो भी कैसा होगा? हाई होगा। पर कैपिटा इनकम हाई, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है या ग्रोथ है वो भी क्या होगा? हाई होगा। तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर। आगे बात करें तो अगर कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ तो रहा है, राइज तो रहा है, बट फास्टर रेट पे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पर कैपिटा इनकम, तो डेवलपमेंट फास्ट माना जाएगा। और अगर पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है बट स्लो रेट पे, तो डेवलपमेंट भी क्या माना जाएगा? स्लो माना जाएगा। क्लियर? मतलब पर कैपिटा इनकम सीधा सीधा इंडिकेट करता है कंट्री के डेवलपमेंट को। तो एग्जाम में भी ना इस तरह के पॉइंट बना के लिखना, तो जाके आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। देन आगे बात करें तो अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है या तो फिर स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन यानी कि रुका हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम या तो फॉल हो जाएगा, मतलब कि डेवलपमेंट क्या माना जाएगा? नेगेटिव। मतलब पर कैपिटा इनकम या तो कांस्टेंट है या फॉल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में डेवलपमेंट को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाना, एंड टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। और ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है कि पर कैपिटा इनकम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पर पर्सन की इनकम ही बताती है। क्योंकि देखो अगर कंट्री में लोगों के पास इनकम अच्छी खासी होगी तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाला है, और जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उतना कंट्री का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, जो आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। देन है नंबर 49, स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस दोनों मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो इंपॉर्टेंस में ऐसा देके रखा है कि एचडीआई ना कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ऐड नहीं करता, इसमें आपको सोशल वेलफेयर भी दिख जाएगा। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया अपना गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप लोग अपनी बुक में देखना, तो इसके टोटल 3 इंडिकेटर है, ठीक है। एक एजुकेशन है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है हेल्थ, ठीक है। और एजुकेशन मतलब लिटरेसी, और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एचडीआई परफेक्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। इसके पीछे का यही कारण है कि कंट्री का इकोनॉमिक फैक्टर भी पता चल जाता है, कंट्री का सोशल फैक्टर भी पता चल जाता है कि कंट्री में पैसा है लोगों के पास कि नहीं, वो एचडीआई के बेसिस पे पता चलता है। और सोशल फैक्टर में आ जाता है कंट्री में लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, या कंट्री में लोगों की हेल्थ कैसी है, वो भी इसके बेसिस पे आराम से पता चल जाता है। देन एचडीआई इंडिकेट करता है पॉलिसी मेकर्स को कि कंट्री में पॉलिसी मेकर्स कैसे है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ओनली ह्यूमन वेलफेयर। अल्टीमेटली हम देखने जाए तो इतना सब डेवलपमेंट, इतना सब जो चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? ह्यूमंस के लिए हो रहा है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन वेलफेयर ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो कंट्री का एचडीआई जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जितना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर भी कैसा होगा? अच्छा होगा।
देन नेक्स्ट है नंबर 3, ट्रू प्रोग्रेस इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। हाँ, ये बात भी सही है कि ट्रू प्रोग्रेस में दोनों चीजें कंसिडर की जाती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या आ गया, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, ठीक है। सोशल प्रोग्रेस के अंदर क्या आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया और एजुकेशन आ गया, ठीक है। ये दोनों चीज आ गई, तो जिससे दोनों चीज पता चल जाती है एचडीआई की वजह से, इसलिए इसको ट्रू प्रोग्रेस कहा जाता है। देन बात करें तो एचडीआई जो है वो फंक्शनल है, मतलब कि एचडीआई अगर बढ़ेगा तो ये इंडिकेट करता है कि कंट्री में हेल्थ, एजुकेशन दोनों चीज जो है वो इंप्रूव हुई है। दैट्स व्हाई इसको फंक्शनल कहा जाता है। फंक्शनल मतलब ये जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे वो इंडिकेट करता है इंप्रूवमेंट या तो डाउनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, हमको पता चलता है कि हमको किस एरिया में वर्क करना है, किस एरिया में अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, किस एरिया में हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट को वर्क करना है। गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिलती है किसकी मदद से, एचडीआई की मदद से। और लास्ट है एचडीआई प्रोग्रेसिव है, उसका अप्रोच प्रोग्रेसिव मतलब कि जो भी कंट्री एचडीआई पे फोकस करती है वो कंट्री का धीमे 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 ग्रोथ होता जाता है, तो प्रोग्रेसिव माना जाता है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस अपने देख लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन है, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर आर इंक्लूडेड इन एचडीआई। एचडीआई में सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर ही है, और जो कि कम है, और ज्यादा इंडिकेटर्स इंक्लूड होने चाहिए थे, क्योंकि 3 इंडिकेटर के बेसिस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच में हो रहा है कि नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। तीनों इंडिकेटर को इक्वल वेटेज देके रखा है, तीनों को बराबर इक्वल वेटेज देके रखा है, बराबर माना जाता है। बट रियलिटी के अंदर अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंट भी अलग होता है। एंड डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन मतलब कि मैं ये नहीं मान सकता एब्सोल्यूटली कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना है एचडीआई के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री का जो रिलेटिव प्रोग्रेस होता है ना, उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एब्सोल्युटली हम नहीं बोल सकते, सिर्फ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री और ये कंट्री के बीच में कौन सी कंट्री आगे है, बट मैं एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता कि ये कंट्री का इतना डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर है, जो कि काफी ज्यादा कम है। क्लियर। तो ये अपने ने पढ़े इसके लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी। देखो, नेचर ऑफ पॉवर्टी वाला क्वेश्चन देके रखा है, जहां पे आपको पता ही है कि जो पॉवर्टी है वो उसका जो नेचर है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी क्या होता है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि जो भी मिनिमम खर्चा किया जाता है या जो मिनिमम इनकम है या एक्सपेंडिचर है कोई भी पर्सन की, जिसके बेसिस पे वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो उसको बोलते हैं अपने पॉवर्टी लाइन। पहले पॉवर्टी लाइन क्या होता है ना वो समझ लो, कि जो भी मिनिमम एक्सपेंडिचर या मिनिमम इनकम होती है जो कोई भी पर्सन अर्न करता है, खर्चा करता है, ठीक है, उस मिनिमम बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो अपनी इनकम और एक्सपेंस इससे भी कम करती हो ना, वो आती है पॉवर्टी लाइन के बिलो, और उन लोग को बोला जाता है एब्सोल्युटली पुअर। क्या कहा जाता है? एब्सोल्युटली पुअर। एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंप्लीट पॉवर्टी। और जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, वो अपने को हेल्प करता है कैटेगराइज करने के लिए कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी अमॉन्ग दिस, टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड। और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज को भी फ्रेम किया जाता है, जिससे हम लोग कंट्री में पॉवर्टी लेवल को कम करें। ठीक है। और अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कुछ और चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो किस पे बेस्ड करती है? परचेसिंग पावर पैरिटी पे। अच्छा, लास्ट ईयर का जो पेपर था बोर्ड का, उस पेपर के अंदर ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। पता है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन की वजह से हमारे काफी बच्चों के एज वेल एज काफी पूरे गुजरात की बात करो तो काफी बच्चों के मार्क्स 99 आके रुक गए थे, क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन किस पे बेस्ड करती है? तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी लाइन है वो बेस्ड करती है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी पे। और इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितनी इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं तो देखो 1990 के अंदर
$1 था कि एक दिन में एक पर्सन को $1 तो अर्न करना चाहिए। फिर 2005 के अंदर वो हो गया $1.25 और जो 2015 था उसमें $1.9 हो गया। तो ये याद रखना कौन से ईयर में कितना था, तो 1990 में था $1, फिर 2005 में था $1.25 और 2015 में था $1.9। मतलब पर पर्सन का ये परचेसिंग पावर पैरिटी है कि इतनी तो इनकम होनी चाहिए, इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर इससे भी कम है तो वो फिर इंटरनेशनल पुअर माना जाएगा, मतलब पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी। अच्छा, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, तो रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के वो थोड़े पुअर होते हैं दूसरे लोगों से। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, उसकी इनकम है 30,000। दूसरा पर्सन है बी, उसकी इनकम है 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूं ना, तो बी पर्सन को अगर मैं कंसीडर करके चलूं तो बी के कंपेयर में ए जो है वो क्या माना जाएगा, रिलेटिव पुअर। समझे, इस तरह से इसको कंपेयर किया जाता है। फिर अगर कोई सी पर्सन आया, उसकी इनकम है महीने की 3 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों के दोनों क्या हुए, ये दोनों के दोनों हुए रिलेटिवली पुअर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रिलेटिव पॉवर्टी, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ लोग सोसाइटी के रिलेटिवली पुअर होते हैं दूसरी सेम सोसाइटी के दूसरे लोगों से। ठीक है, और इसमें अलग अलग ग्रुप्स है। अगर आप लोग अपनी बुक खोल के देखोगे ना तो उसमें दिख जाएगा आपको कि अलग अलग तरह के ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, एक ग्रुप की इनकम और वेल्थ को दूसरे ग्रुप की इनकम और वेल्थ के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड पर्टिकुलर ग्रुप इज अर्निंग लेस इनकम देन द अदर ग्रुप, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली पुअर। और मैंने कहा ना, जैसे सी ग्रुप है उसके कंपेयर में बाकी के दोनों कम पैसे कमा रहे हैं या उनकी इनकम कम है, तो हम ऐसा कहेंगे कि वो दोनों जो है वो रिलेटिवली पुअर है। आगे बात करें तो इट इज आर्ग्यूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ऐसा बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज की खास करके बात करें, ये कंसेप्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है। इसके पीछे का यही रीजन है क्योंकि अपनी कंट्रीज के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा अनइक्वल है। मतलब जो ऐसा समझ लो कि कोई महीने का 1 करोड़ भी कमा रहा है तो कोई महीने का 10,000 भी कमा रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बहुत ज्यादा फर्क होना। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं चलता, ये उन कंट्रीज में चलता है जिन कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो, सेम हो। क्लियर। आगे बात करें तो टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए 3 तरह की मेथड यूज होती है। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, नंबर 2 लॉरेंस कर्व और नंबर 3 गिन्नी कोएफिशिएंट। बोलो क्लियर हो गया। जब आप इतनी पॉइंट्स लिख लेते हो, इतना प्रॉपर तरीके से इतनी सारी चीजें लिख लेते हो ना, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और 3 मार्क में एक पेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपने ने नेचर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी देखा जिसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखा और अपने ने रिलेटिव पॉवर्टी देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर्स गिवन बाय श्री राजकृष्ण कमिटी टू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, राजकृष्णा कमिटी ने ना कुछ रिपोर्ट्स दिए थे जिसमें उन्होंने 4 मेजर्स दिए थे। कौन से ईयर में? इन द ईयर 2011 और 12। तो पहला क्या दे के रखा है? टाइम। अगर कोई भी पर्सन चाहता है काम करना, उसके अंदर विलिंगनेस है और उसके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, पर पूरे हफ्ते में उसको 28 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिलता। कितना? वापिस ध्यान से सुनना, 28 आवर से ज्यादा एक वीक में काम नहीं मिलता, तो उसको इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। कोई ऐसा पर्सन जो चाहता है काम करना, अगर नहीं चाहता है तो बात ही खत्म है, पर कोई चाहता है काम करना पर उसको 28 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिलता, तो उसको इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 28 घंटे से ज्यादा काम करता है और 42 आवर्स से कम काम करता है एक वीक के अंदर, तो उसको लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड। क्लियर। तो पहला, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइम के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है। देन आगे बात करें इनकम। इनकम में दिया है कि कोई पर्सन जो है उसकी बहुत कम इनकम है, ठीक है, विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी, जो उसकी पॉवर्टी की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो वो पुअर माना जाएगा। और रूरल इंडिया में इस तरह की पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है गांव के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है जिसकी थोड़ी फैमिली बड़ी है और उसको महीने का 30,000 चाहिए उसकी फैमिली को चलाने के लिए। ठीक है, और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 30,000
पर मंथ चाहिए, पर वो अर्न कितना कर रहा है 15,000, तो वो उसकी प्रेजेंट जॉब से 15,000 कमा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है विलिंगनेस। When a person is eligible of getting good job, अगर मान लो कोई पर्सन है जो अच्छी जॉब कर सकता है, बट he or she does not get a job as per his एलिजिबिलिटी, बट उसको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, उसको ना लोअर कैडर जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी इनकम कम रह रही है, तो इसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं अपने, अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक सीए है, ठीक है, जो काम कर रहा है एज अ क्लर्क, क्लर्क का उसको काम मिला, इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो सीए बना और उसको क्लर्क का काम करना पड़ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल दो, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, उसको गैराज में काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से अंडर एम्प्लॉयड हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। व्हेन अ लेबर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, अब कोई एक लेबर है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा काम कर सकता है पर उसको अपनी प्रोडक्टिविटी से कम काम मिलता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अनएम्प्लॉयड पॉवर्टी के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लोथ्स, एक पर्सन है जो 20 मीटर क्लोथ बना सकता है, पर उसको एक दिन के अंदर, पर उसको जॉब ना सिर्फ 10 मीटर के क्लोथ की मिलती है। देखो 20 मीटर काम कर सकता है पर काम कितना मिल रहा है, सिर्फ 10 मीटर क्लोथ का, तो ये अनएम्प्लॉयड के अंदर आया। क्लियर, समझ आ गया। तो ये अपने ने 4 पॉइंट्स पढ़े, पहला था टाइम, दूसरा था इनकम, तीसरा था विलिंगनेस और चौथा था प्रोडक्टिविटी। तो ये जो था ना, वो राजकृष्णा कमिटी ने ये 4 मेजर्स दिए थे और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग अच्छे से करना। देन है, व्हाई इज पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म्ड एज द डार्क नाइट एनिमी। पॉपुलेशन ग्रोथ को डार्क नाइट एनिमी क्यों कहते हैं? वैसे देखने जाए तो ये क्वेश्चन के काफी सारे मतलब हो सकते हैं, बट मैं थोड़ा सीधे तरीके से आपको समझाता हूं, सीधा मतलब बताता हूं। वन में डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है कि कोई कितना भी प्लान कर ले, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना बना ले, ठीक है, अपने एनिमी को फेस करने के लिए, पर अगर मान लो वो अंधेरे में आया, ठीक है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इट वुड इंडीड बी डिफिकल्ट टू सक्सीड इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, यानी कि रात के अंधेरे में आया तो हम लोग उससे नहीं जीत पाएंगे, भले ना हमने कितना भी बढ़िया प्लान क्यों ना बनाया हो, कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी क्यों ना बनाई हो, ठीक है। अ ह्यूज साइज एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जितना बड़ा पॉपुलेशन की साइज होगी, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, उससे हम उसके लिए कितनी भी स्ट्रेटेजी क्यों ना बना ले, हमारी सारी स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव मानी जाएगी। और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो अगर कोई भी कंट्री में ग्रोथ रेट हाई होता है पॉपुलेशन का, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहिबिट्स मतलब रोकना, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं रोकता, बल्कि इसके साथ साथ जो फ्रूट्स है डेवलपमेंट के, वो गरीब लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। एंड इट इज फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को ना द डार्क नाइट एनिमी कहा जाता है। और एन एनिमी कैन नॉट बी सीन इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, और एक दुश्मन रात के अंधेरों में नहीं दिख सकता, ठीक है। सिमिलरली द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसकी एक एडवर्स इफेक्ट अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे दिख सकती है, और कंट्री का जो सोशल वेलफेयर है ना, वो भी क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि कंट्री का सोशल वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा, लोगों का डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, और इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को डार्क नाइट एनिमी कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 53, एक्सप्लेन अबाउट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर एज वेल एज लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यानी कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पीछे के 2 फैक्टर्स है, एक है पॉपुलेशन प्रेशर और एक है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हम लोग समझते हैं। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन में क्या देके रखा है वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, हेड पॉइंट तो क्वेश्चन में ही दिए, बस अंदर का आपको लिखना है। तो देखो आप इसको बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो और इसके रिलेटेड बना के भी लिखते हो ना, तो सच बोल रहा हूं आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, वो ये पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन का काफी ज्यादा प्रेशर है एग्रीकल्चर सेक्टर में ना, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब जो डिपेंडेंसी है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर रोजगार देता है अपने पूरे देश को। शुरुआत में तो पूरा देश ही हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि 72% लोग काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट धीमे धीमे वो कम होता गया, और आज की डेट में भी 49% ऐसे लोग हैं
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो आज की डेट में भी देख सकते हो आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना बर्डन है, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि कंट्री के लोगों का रोजगार, उनको रोजगार प्रोवाइड करना। ठीक है, सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर रिड्यूस बट स्टिल इट इज हायर देन अनदर सेक्टर। मतलब कि अभी थोड़ा कम हुआ है, पहले तो 72% लोग थे, अब तो 49% हो गए, बट बाकी सारे सेक्टर्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लगभग लगभग आधे देश को, 49% यानी आधा देश हो गया। क्लियर? तो पहला पॉइंट था प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो उनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बहुत बढ़िया था, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्होंने काफी अच्छा ध्यान दिया। ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी 1951 से, जिसको बोलते हैं 5 वर्षीय योजना। तो 5 वर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पर एक दिक्कत हो गई, कांग्रेस की सरकार थी और 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, इन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी कि इन्होंने पूरा फोकस किसके ऊपर किया? इंडस्ट्रीज के ऊपर किया। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, पूरा फोकस उन्होंने किस पे किया? इंडस्ट्रीज पे किया। एंड गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन दैट मच एफर्ट्स, और गवर्नमेंट ने एफर्ट्स ही नहीं डाले, ना ही टाइम दिया, ना ही पैसा दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया कि इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाए। ठीक है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब सोचो, देश की ज्यादातर जनता कौन से सेक्टर में काम कर रही है? एग्रीकल्चर में। सरकार ने उस सेक्टर में ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि वो सेक्टर में ध्यान दिया जिसमें कुछ परसेंट लोग ही काम कर रहे हैं और जिसमें फायदा भी कुछ परसेंट लोगों को ही होता है। ठीक है, एंड फाइनली इट कैन बी सेड दैट, और फाइनली हम ऐसा कहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इरेग्युलरिटी या जो डेवलपमेंट का जो रेट था ना वो स्लो हो गया, और गवर्नमेंट ने कोई तरह की हेल्प नहीं करी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही खराब सिचुएशन में चला गया। वरीसम सिचुएशन यानी वरीसम कंडीशंस के अंदर उसने एंटर कर लिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12 जीएसईबी में हो और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन कर लो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और 3 बढ़िया फैकल्टीज हम लोग इस बैच में पढ़ाते हैं। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और इसकी प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 1999, जब तक आपकी एग्जाम फिनिश नहीं हो जाती तब तक के लिए। और एक और बात बता दूं, अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो गए ना तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे क्या होता है कि जो ट्यूशंस वाले होते हैं, ऑफलाइन ट्यूशन वाले, वो लोग ना आपके डाउट्स क्लियर नहीं करते। आपको मतलब रात को 2 बजे भी डाउट निकला तो क्लियर नहीं हो पाएगा, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बहुत दिक्कतें आती है। अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर लेते हो ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी सम में अटके तुरंत वीडियो खोल के देख लो। ठीक है, आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, एज वेल एज गाला पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस, और एग्जाम के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पहले इसी बैच के अंदर आएंगे। तो आप सभी लोग इस बैच में जरूर ज्वाइन होना और आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। और कैसे ज्वाइन होना है हमारे इस ऐप के अंदर, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करो, यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी देके रखा हुआ है। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो आईफोन में हमारी ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट, ये ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद ORG कोड डाल देना VUGKX। और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो ज्यादा डिटेल्स के लिए, तो हमारी वेबसाइट है www.ugt.co.in। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो हमारा तो नंबर लिख लीजिए 7202012221। ठीक है, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और सच बता रहा हूँ, काफी सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी आज के आज इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 59 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो क्वेश्चन 54 देखे रखा है, स्टेट इन शॉर्ट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ओवर ईयर्स। देखो ये वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा आपको डेटा ज्यादा याद करना पड़ेगा, थोड़ा डेटा देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि अपने ट्रेड रिलेशन वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग नेशंस है, उनके साथ कैसे है, उसको ही बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब देखो दो ही चीज होती है, होता है इंपोर्ट या होता है एक्सपोर्ट। तो हमारे इंपोर्ट में कैसे रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ, और एक्सपोर्ट में कैसे रिलेशन है, मतलब अपने को याद रखना है
पहले क्या था और अब क्या है। तो बात करें इंपोर्ट्स में यूके की, तो 1960-61 में 19% जो टोटल इंपोर्ट अपने होते थे वो इंग्लैंड से हुआ करते थे। अब सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने अपने ऊपर राज किया था तो हमारे ज्यादातर ट्रेड रिलेशन उनके ही साथ हुआ करते थे, जो कि बाद में जाके कम हो गया धीमे धीमे, और वो कितना हो गया, 2% हो गया 2007 के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे कौन से 2 ईयर याद रखने, एक 1960-61 और 2007, ठीक है, सब में यही दिया है। यूएसए की बात करें तो 1960-61 में अपने इंपोर्ट यूएसए थे 29% से, तो 29% अपने इंपोर्ट करते थे, जो कि 2007 में कम होके कितना हो गया, 8% हो गया। देन रशिया की बात करें तो अपने रशिया के थ्रू इंपोर्ट काफी ज्यादा थे इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि रशिया ना अपना काफी पुराना दोस्त है, ठीक है, आज की डेट में भी आप ऐसा समझ लो 80 साल से अपना वो अच्छा दोस्त है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डिक्लाइन देखने को मिला है पहले के मुकाबले, देखो रशिया में ना इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, उसके बाद रशिया का भी इंपोर्ट कम हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो अपने जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हुआ करते थे ट्रेड करने के लिए, मतलब अभी अपने जो पुराने देखे ये सारे पुराने ट्रेडिशनल पार्टनर्स है, उन सबके साथ अपना जो ट्रेड है ना वो कम हुआ है, ठीक है। अब जो अपना ट्रेड है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बढ़ा है, ठीक है, अपने जैसी ही जो दूसरी सारी कंट्रीज है उसमें बढ़ा है, जैसे कि स्पेशली ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इन सब के अंदर अपना जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है इन सब के थ्रू। और 1960-61 में हमारा इंपोर्ट टोटल 11.8% था, जो कि 2014-15 में वो कितना हो गया, 59% हो गया। मतलब कि काफी ग्रोथ देखने को मिला है डेवलपिंग कंट्रीज के इंपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग ना यूके को 1960-61 में एक्सपोर्ट करते थे 26.8%, और जो कि अब रिड्यूस हो गया है 2007-8 में, वो कितना हो गया, 4% हो गया। अब यूएसए की बात करूं तो यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे हम लोग 16%, जो कि अब क्या हो गया, कम होके 12.7% हो गया 2007-8 में। रशिया का बात करें तो रशिया के अंदर भी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया है, 4.5% था, जो कि कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 0.6% 2007-8 के अंदर। अब डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपना जो व्यापार है वो बड़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो बड़ा है, ठीक है। प्लानिंग मतलब देखो 1960-61 के अंदर और 2007-8 में कितना हो गया, तो पहले अपने एक्सपोर्ट करते थे डेवलपिंग कंट्री को 14.8%, अब हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 42.6% अपने टोटल एक्सपोर्ट में से डेवलपिंग कंट्रीज को जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा डेटा याद रखना चाहो तो आप लोग रख सकते हो, इसमें ओपेक कंट्री आ जाएगी, ठीक है, जो मैंने नहीं लिया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आप लोग ना डेटा को खास याद रखना, बहुत ईजी है तरीका याद रखने का। देखो जितने भी अपने जो पुराने ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे यूके, यूएसए, रशिया, उन सबका एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और इंपोर्ट भी कम हुआ है, जबकि बात करें डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज, ये तरीका याद रखने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉइंट नंबर 4 पे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ना दो अकाउंट आता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना वो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, इसलिए इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट आ जाते हैं, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। तो हम ऐसा कहेंगे कि कंट्री के सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको पता लग सकता है डेफिसिट है या सरप्लस है, यानी कि गुड्स का जो ट्रेड है वो या तो प्लस में या माइनस में हम पता लगा सकते हैं। डेफिसिट का मतलब होता है कि इसमें इंपोर्ट जो है हमारे ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और सरप्लस का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इंपोर्ट जो है वो कम है। सरप्लस वाली सिचुएशन अच्छी मानी जाती है। एंड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है इज एडेड टू रिसिप्ट और पेमेंट साइड, और बोथ आर मेड इक्वल। मतलब यहाँ पे दोनों चीज जो है वो इक्वली रिकॉर्ड की जाती है, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही अलग अलग दोनों जगह पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन है नंबर 6, The balance of trade cannot provide a correct and reliable picture of foreign trade। मतलब मेरे को अगर पता लगाना है कि फॉरेन ट्रेड हमारी कंट्री का कैसा है तो करेक्ट पिक्चर नहीं बताता बैलेंस ऑफ ट्रेड। जबकि बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको एक करेक्ट और रिलायबल पिक्चर बताता है कि हमारी कंट्री का फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसा ट्रेड है। क्लियर? तो ये अपने ने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस पढ़े। अब अपने आगे बढ़ते हैं नंबर 56 लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है डिस्कस द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप इंडस्ट्रीज। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है। अच्छे से याद कर लेना इसके हेड पॉइंट्स और अंदर खुद बना के भी लिख सकते हो, ठीक है।
पहला हेड पॉइंट क्या दिया है, स्टेट ओन एंटरप्राइज, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया था इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए शुरुआत के अंदर कि गवर्नमेंट ने खुद की ही इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, यानी कि जो बेसिक और की इंडस्ट्री है वो खुद ने ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। एंड दिस सेक्टर रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, और सीधी सी बात है जो बेसिक और की इंडस्ट्री है ना उसमें काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और काफी ज्यादा रिस्की भी था उस टाइम पे। तो प्राइवेट सेक्टर पता है रेडी नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, आप बिजनेसमैन हो, तो आप सोचो आप इतना बड़ा रिस्क भी ले रहे हो और सामने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी यही हुआ कि प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था और रिस्की था, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कोई बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चालू करेंगे। तो गवर्नमेंट ने शुरुआत की इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और ये अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने खुद के स्टेट ओन्ड मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने खुद के एंटरप्राइज को शुरू किया था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। दूसरा पॉइंट है एनकरेजमेंट टू प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब पता है प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करे, प्राइवेट भी इस बिजनेस में घुसे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मदद की थी प्राइवेट सेक्टर की, एनकरेज किया था उनको। कैसे? तो लैंड को कंसेशनल रेट पे देके, जमीन को बहुत कम दाम में उनको पैसे, कम पैसों में उनको दे दिया था कि वो इंडस्ट्री स्टार्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की, वाटर प्रोवाइड किया, टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड किए, चीप और इनफ फाइनेंस मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट में लोन भी प्रोवाइड की, ठीक है, गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके। और इस तरह से अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स की हेल्प जो है वो मिली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है ना उसके अंदर कंपटीशन क्रिएट हो, यानी कि और ज्यादा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। देन बात करें तो इंपोर्ट टैरिफ। सो बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? इसका मतलब होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट, कि इंपोर्ट पे टैक्स लगाना, उसको इंपोर्ट टैरिफ कहते हैं। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन। अब देखो इंटरनेशनल कंपटीशन क्या होता है पता है, उसमें दिक्कत ये होती है कि अपनी कंट्री के जो गुड्स होते हैं ना वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, और दूसरी कंट्री की जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ पे और सस्ते गुड्स ला करके बेच रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी कंट्री के गुड्स कोई नहीं खरीदता था। तो इससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना टैक्सेस ज्यादा ले रहे थे, मतलब इंपोर्ट कर रहे थे तो ज्यादा टैक्सेस ले रहे, जिससे उनके गुड्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाए और उनके गुड्स अपनी कंट्री में कॉस्टली बिके, जिसकी वजह से लोग अपनी कंट्री के गुड्स को खरीदे और अपनी कंट्री का गुड्स का दाम सस्ता हो और उनकी कंट्री के गुड्स का दाम महंगा हो, तो वो गुड्स ना बिके, ठीक है। तो कंट्री में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट टैरिफ भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया था। देन टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जिससे वो कंपटीशन में टिक सके, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब अपनी कंट्री में 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस सिचुएशन के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफी इन लोग की हेल्प की थी, अलग अलग तरीकों से उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको सिखाया था। एंड दे आर ट्रेन्ड अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, उनको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया था कि वर्ल्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन से नए टाइप के गुड्स जो है वो मार्केट में बिक रहे हैं, वर्ल्ड में बिक रहे हैं, क्या सेलिंग टेक्निक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, हर एक चीज सिखाई। और इसके पीछे का पर्पस क्या था कि अपनी कंट्रीज की जो इंडस्ट्री है ना वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5, इकोनॉमिक सपोर्ट। देखो गवर्नमेंट जो है ना उनका काफी अच्छा इकोनॉमिक हेल्प था, इकोनॉमिक सपोर्ट था इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, गुड्स बनाने का खर्चा है ना वो कम हो जाए। और गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर तरीके से लैंड्स भी प्रोवाइड किए थे कंसेशनल रेट पे, मतलब एकदम सस्ते दाम पे जमीन दे दी, वाटर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, टेलीफोन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, पैसा भी दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हर एक तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट किया जिससे कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बढ़ सके। और लास्ट पॉइंट है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और सर्विसेज। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, इंश्योरेंस, सीवेज, सीवेज मतलब गटर फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी प्रोवाइड की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई। एंड इट इज नोटिसेबल दैट, अब देखो ये सारी चीज अगर कोई इंडस्ट्री को मिलती है ना तो इंडस्ट्री का बहुत सारा खर्चा बच जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री का हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो डेवलप करने वाले थे वो गवर्नमेंट ने उनको करके दिया, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी, जिससे इंडस्ट्री का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और एफर्ट्स बचेंगे, जिससे उनका जो कॉस्ट है गुड्स का वो कम हो जाएगा और बहुत अच्छे गुड्स बना पाएंगे कम दाम के अंदर। एंड
एंड सो दे मे गेट एनकरेजमेंट टू रन इंडस्ट्री। और इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको इंडस्ट्रीज चलाने के लिए काफी अलग अलग तरह के एनकरेजमेंट दिए। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से 6 पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिख के आना जिससे आपको पूरे 3 मार्क मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर में अपने ने फिनिश कर दिया गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हम आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको एक सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना है और हमको सपोर्ट करना है। आप जितना ज्यादा हमारी चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, सब्सक्राइब करोगे, मैं डेफिनेटली आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा आसान हो जाए। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।